पार्लियामेंट का सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट सर। और अगर हंसने का मन हो, मन हल्का करने का मन हो, जी। तो राहुल गांधी जी। तो हमें जब आप पहली बार चुनाव जीत कर आए, जब मैं पहली बार चुनाव जीत करके आया, जहाँ रनवे होना चाहिए था वहाँ गाय चरती है। एयरपोर्ट बने, इसकी स्वीकृति दे दी है, नहीं दी है। राज्य सरकार दिलचस्पी नहीं ले रही है, केंद्र सरकार को जो है एक कदम आगे। तो झारखंड के युवा आखिर कहाँ जाए सर? बाहरी को नौकरी मिल गया है, 4 प्रकार के मुआवजे वहां पर है। जरूरत है एनटीपीसी को कि थोड़ा दया के भाव से देखे। हम लोग बस जिंदा रहना चाहते हैं। लेकिन जब से ये शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हुआ, वर्तमान सरकार की जो व्यवस्था है उसने इसको और चौपट कर दिया। तो यहाँ के मंत्री का बयान आया कि जी हमारे डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। वो बोलते हैं ना सर, झारखंड को कोई जानता नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा हम लोगों के लिए अहम है। अब यहाँ पर इसका ब्राउन शुगर और ये एकदम रैम्पेंटली समाज में, इसका क्या स्टेटस है सर? देखिए, और ना ही यहाँ पर टूरिज्म का विकास हो सकता है, जिसकी 2 एकड़ से कम है। लॉ एंड ऑर्डर जो है जब तक ठीक नहीं होगा। आपका क्या क्या रोल होता है इसमें? मैं लोगों को एडवाइस इतना जरूर करना चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तो भाई साहब, आज का एपिसोड काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक ऐसे नेता जो संसद में खड़ा रहकर जब बातें करते हैं तो डेटा उड़ जाता है, वादे नहीं। हाँ, जिनका 97% अटेंडेंस, 100 से प्लस सवाल है उनका, और हजारीबाग से दिल्ली तक आवाज़ है। लेकिन आज केवल एक नेता से बात नहीं, हम बात करने वाले हैं उनसे जिन्होंने बहुत कुछ झेला, सीखा, समझा। तो सवाल सीधा होगा, जवाब भी उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आएगा। तो चलिए स्वागत करते हैं श्री माननीय मनीष जायसवाल जी का। तो सर, स्वागत है आपका। तो सर, जैसे मैं आपका मोतिहारी में जन्म हुआ था, हजारीबाग में पढ़ाई, तो सर छोटे मनीष कैसे थे? देखिए, मेरा नानी का घर मोतिहारी है। हाँ। और उस समय में ये परंपरा था कि मायके में ही डिलीवरी होती थी। हाँ। तो उस लिहाजे से जो है मेरा जन्म मोतिहारी में हुआ है। वैसे हमारा जो परिवार है वो कई एक दशकों से यहाँ के बड़का गांव का निवासी रहा है। और बड़का गांव से माइग्रेट करके हमारे दादा जो है यहाँ आए, हजारीबाग टाउन में आए, व्यापार में शुरू किया। बचपन का आपने प्रश्न पूछा, जैसे एक सामान्य बच्चे का जीवन रहता है। जी सर। मेरे पेरेंट्स ने अच्छे स्कूलों में शिक्षा दिलाई। मैं सबसे पहले माउंट कार्मेल स्कूल का स्टूडेंट था। उस समय माउंट कार्मेल में लड़कों के लिए क्लास 2 तक ही हुआ करता था। तो हम लोग क्लास 2 तक माउंट कार्मेल में पढ़े। उसके बाद 10th तक सेंट जेवियर्स में पढ़े, हजारीबाग में। +2 की परंपरा उस समय शुरू हुई थी। ये मैं 83 और 85 के बीच की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से सेंट जेवियर्स बोकारो स्टील सिटी गया। ठीक है सर। वहाँ से मैंने ISC की जो है परीक्षा पास की। और उसके बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटी था कि मैं अपने हायर स्टडीज के लिए दिल्ली जाऊँ। मैं गया भी था। हाँ। मेरा एडमिशन भी हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से पिताजी का मेरा एक्सीडेंट हो गया था उसी पीरियड में, और उनको 6 महीने का बेड रेस्ट सजेस्ट किया गया था। तो आप रिटर्न आ गए? तो मुझे आना पड़ा और पारिवारिक बिजनेस का हिस्सा बनना पड़ा। बाद में मैंने जो है BA की पढ़ाई जो है वो यहाँ स्थानीय सेंट कोलंबस कॉलेज से की। BA के बाद मुझे पढ़ने का अवसर नहीं मिला। तो सर, बचपन में आप पढ़ाकू थे या शरारती? नहीं, हम पढ़ाकू तो नहीं। देखिए, जो सामान्य ज्ञान का जो बात था, जो सामान्य स्टडी का जो आज है, जिसको फॉर्मल स्टडी बोलते हैं, उसमें मेरा कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन जितने पढ़ाई के साथ जितने भी क्षेत्र जुड़े हुए थे, उन सब में मेरा दिलचस्पी बहुत था। स्पोर्ट्स में मेरा दिलचस्पी बहुत था। एग्रीकल्चर में उस समय से अपने परिवार के लोगों को देखा करते थे खेती में, तो उसमें बड़ा इंटरेस्ट था। मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा सिविल कंस्ट्रक्शन में रहा। बचपन से हम लोग उसको देखते थे और बड़ा दिलचस्पी लगता था, जैसे कोई चीज़ रोज नया थोड़ा थोड़ा बन रहा है। हाँ। तो वो उसका रोज का प्रगति देखने में अच्छा लगता था। तो फॉर्मल स्टडीज तो मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, हालांकि मैं ठीक ठाक स्टूडेंट था, लेकिन फॉर्मल स्टडीज में मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं था। ओके सर। ABP से राजनीति आपने शुरुआत की थी?
क्या सोचा था सांसद तक पहुंच पाओगे? नहीं, देखिए राजनीति मैंने एबीवीपी से शुरू नहीं किया। अच्छा। मेरा क्या था कि मैं बिजनेस में था और अपने पिताजी के फादर हमारे पॉलिटिशियन थे और उनके हर पॉलिटिक्स की एक्टिविटी में हम लोग बहुत गहराई से उसको फॉलो करते थे, मतलब फैमिली बैकग्राउंड पूरा इंटरेस्ट लेते थे। ओके सर। जैसे वो उनका जो भी कार्यक्रम रहता था, जब हम बहुत छोटे थे तो जब घर पे कोई लोग आते थे, वो लोग बात करते थे तो हम लोग घंटों उनको खड़े होकर के सुनते थे। कई बार लोग बोलते भी थे कि जाओ अपना काम करो, पढ़ाई करो, लेकिन लगता था कि नहीं, यही अच्छा, ये दिलचस्प सब्जेक्ट है, इसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो वो भी हम लोग किए। राजनीति का अवसर सबसे पहली बार मुझे मिला कि बहुत सालों के बाद नगर पालिका का चुनाव, जो नगर परिषद बाद में बना, उसका चुनाव झारखंड सरकार ने घोषणा की। ये लगभग हम लगता है 2008 का विषय होगा, नगर पालिका 8 जी। तो वहां पर उपाध्यक्ष का पद डायरेक्ट इलेक्शन से होना था, मतलब डायरेक्ट पब्लिक को जो है उपाध्यक्ष को चुनना था। तो उसमें मैंने पहली बार अपने भाग्य को आजमाया और हजारीबाग की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, और उसके बाद का जो कहानी है वो तब से आज तक सब कुछ सही चल रहा है। तो सर, जब आप पहली बार चुनाव जीत कर आए थे तो घर में कैसा माहौल था? देखिए, सबसे ज्यादा इमोशनल कौन हुआ था? मेरे लिए सबसे बड़ा विषय था कि मैं अपने पिताजी को कैसे समझाऊं कि मुझे भी राजनीति में इंटरेस्ट है। वो मेरे लिए सबसे कठिन था। और जब मैं पहली बार चुनाव जीत करके आया तो सबसे पहले गेट पे मेरे परिवार के, मेरी माता जी, मेरे पिताजी, मेरी वाइफ, मेरे सारे भाई बहन, वो लोग सब लोग थे। काफी इमोशनल? हाँ, इमोशनल था ही, और विशेष करके पापा के लिए बहुत इमोशनल था, इसलिए कि वो सीट चुनाव के पहले, चुनाव 17 सालों तक नहीं हुआ, और उसके पहले वही यहाँ के चेयरमैन हुआ करते थे। उन्होंने देखा कि कैसे 17 साल के बाद भी उन्हीं का अंश जो है उस चीज पर जाकर के बैठ रहा है। जाहिर है कि उनको थोड़ा इमोशंस ज्यादा रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो चलिए, अब सवाल पर्सनल नहीं होगा, अब जो चाहती है पब्लिक वही सवाल अब करते हैं सर से। सर, आपने 3 बार सांसद में एयरपोर्ट की मांग की थी, लेकिन आज लोग कहते हैं जहां रनवे होना चाहिए था वहां गाय चरती है। तो क्या सच में ये योजना का सपना अधूरा रह गया है या फिर अभी भी कोई चांसेस है वहाँ कुछ होने का? देखिए, डेवलपमेंट का जो विषय होता है ना, उसको अच्छे से समझने की भी जरूरत रहती है। केंद्र की सरकार ने हजारीबाग में एयरपोर्ट बने, इसकी स्वीकृति दे दी है? नहीं दी है। दे दी है। दे दी है। दे दी है, बिल्कुल ठीक। काफी पहले मिला है। हाँ, ये हमको लगता है कि 2018 या 2019 ऐसा। सर, कुछ फंडिंग भी आई थी उसमें, 30 करोड़ कुछ रुपया जो है फंडिंग आई थी एयरपोर्ट अथॉरिटी का, जो है बिल्डिंग के निर्माण के लिए, वो भी पैसा अलोकेशन किया गया है। जो जमीन है, जो एयरपोर्ट्स बनते हैं, उसका जो सिस्टम ये है कि राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराती है और बाकी केंद्र सरकार जो है बाकी उसमें बाकी सारी फैसिलिटीज को क्रिएट करती है। आपने देखा होगा कि हमने, जब मैं विधायक था तब भी हम लोगों ने यहाँ से मांग उठाई कि भाई आपको इसको जो है जमीन का अधिग्रहण करना चाहिए। सरकार की तरफ से, जो वर्तमान सरकार है, जेएमएम की सरकार, जेएमएम की सरकार, उनके तरफ से ये आश्वासन भी आया कि जी ठीक है, 3 महीने में हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। उसके बाद मैंने फिर मुख्यमंत्री से मिला, उनको हमने बात समझाई कि भाई एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, और किसी भी शहर के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप अस्पताल बनाएंगे, रोड बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, रेलवे स्टेशन बनाएंगे, रेलवे की लाइन बिछाएंगे, तो ये राज्य के प्रगति को प्रदर्शित करता है। हाँ सर, ये हजारीबाग में बिजनेस पोटेंशियल इस तरह सभी चीजों को बढ़ा सकता है, लेकिन राज्य का कोई दिलचस्पी इसमें नहीं है। अब आपके प्रश्न का जवाब दूं कि क्या लोगों को सपना देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट, हम लोग लगे रहेंगे। जी बिल्कुल। हम लोगों ने लास्ट टाइम, आपको ध्यान होगा कि हमने मंत्री से भी मिल करके, इसके जो नागरिक उड्डयन के जो मंत्री है, उनसे मिल करके हमने उनको
सजेस्ट किया था कि देखिए राज्य सरकार दिलचस्पी नहीं ले रही है, केंद्र सरकार को जो है एक कदम आगे और बढ़ा करके भूमि अधिग्रहण का पैसा भी देना चाहिए। बिल्कुल। इसमें उनका जवाब ये हमको मिला था कि देखिए बहुत सारी एक्विजिशन जो है जिसका पैसा केंद्र सरकार देती है, सड़क के लिए मान लीजिए है, रेलवे के लिए है, लेकिन राज्य सरकार अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई भी योजना आगे नहीं बढ़ता है। हाँ। उन्होंने बंगाल का उदाहरण दिया था, उन्होंने झारखंड का भी उदाहरण दिया। यहाँ लैंड एक्विजिशन बहुत स्लो है, जिसके चलते बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए पड़े हैं। तो अच्छा होगा कि राज्य सरकार ही इसका अधिग्रहण भी करके दे। अब हम लोग पीरियोडिकली जब भी मुख्यमंत्री से मिलते हैं उनको इसका स्मरण जरूर दिलाते हैं, और हम लोग वेट भी कर रहे हैं कि जैसे लैंड एक्विजिशन हो जाता है तो ये जो यहाँ पर हवाई अड्डे का जो सपना है वो पूरा ये हो सकता जरूर है। पूरा होगा। अब कुछ लोग मिसलीडिंग बातें, अब राजनीति करना है तो कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे होते रहती है। जेएमएम और कांग्रेस के लोगों को बताना चाहिए कि उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है। हाँ। लैंड एक्विजिशन उनको करना है, वो लैंड एक्विजिशन करवा दें, हम लोग एयरपोर्ट बनवा देंगे। लेकिन उनके तरफ से ही प्रश्न आता है कि भाई आप बताइए कि एयरपोर्ट कब बनेगा। ये तो आपको बताना है। सही बात है कि आप लैंड एक्विजिशन कब करके देंगे, लैंड एक्विजिशन करने के कितने दिनों के बाद एयरपोर्ट बन जाएगा, इससे जवाब आप हमसे लीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन राज्य सरकार पे कोई बस मेरा चले ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब तक स्टेट गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी तब तक कुछ हो ही नहीं सकता है। लैंड एक्विजिशन जब तक स्टेट नहीं चाहेगा तब तक नहीं हो सकता। सर एनटीपीसी सीसीएल के रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं। कंपनियां लोकल हायरिंग का वादा करती है लेकिन नौकरी मिलती है बाहर के लोगों को, तो झारखंड के युवा आखिर कहाँ जाए सर? देखिए ये जो आपने बात कही ये पार्शियली करेक्ट है, फुली करेक्ट नहीं है। और हम लोग जो जमीन रियलिटी पर देख रहे हैं, हमको लगता है कि 80% 85% से ऊपर की नौकरियां जो है वो लोकल लोगों को मिला होगा। लेकिन जब आप एनटीपीसी और सीसीएल की बात करते हैं तो यहाँ लैंड लूजर्स भी होते हैं, जिनकी जमीन गई हुई होती है। हाँ। उनको ऐसा लगता है कि उनका जमीन गया है तो उनको रोजगार मिलना ही चाहिए। हाँ। और अगर आप देखें समानता तो उनको रोजगार मिलना भी उचित है। बिल्कुल सर। लेकिन अब अगर कोई हजारीबाग का आदमी को, जैसे मान लो बड़का गांव का किसी का जमीन गया, हाँ, और हजारीबाग के आदमी को नौकरी मिल गया या चतरा के आदमी को नौकरी मिल गया, तो वहां ये बात आने लग जाती है कि बाहरी को नौकरी मिल गया है। झारखंड सरकार का एक नियम है कि 75% लोकल, मतलब 75% झारखंड के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, और संघीय ढांचा के अनुरूप 25% बाहरी लोगों को नौकरी अगर हो तो वो जायज माना जाएगा। इससे बहुत ऊपर का फिगर यहाँ का है। लेकिन समस्या ये है कि जो लैंड लूजर्स है उनमें से तमाम लोगों को, उनमें से 100% लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई है। अब इसमें से कुछ तो भ्रामक सिचुएशन भी है, जैसे सीसीएल में 2 एकड़ जमीन पर नौकरी देने का प्रोविजन है, तो एनटीपीसी में नौकरी देने का प्रोविजन नहीं है। उसमें अनिनेशन जिसको बोलते हैं, जिसको आम भाषा में लोग पेंशन बोलते हैं, पेंशन मिलता है, वो लेने का प्रोविजन है। अब लोग उसको ले भी लेते हैं तो, और उसके बाद भी बोलते हैं कि जी हमारी जमीन चली गई, हमारा ये नौकरी हमको नहीं मिला है। तो ये catch-22 सिचुएशन है। प्रयास तो यही है कि जितना अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिले। हाँ। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक ग्रुप के लोग आए थे केरेडारी के, उन्होंने माइंस विशेष के बारे में बोला कि जी एक रूम उन्होंने बनाया है, हॉल है, जिसमें हम लोग 400 लड़के जो है गांव के जाते हैं, बैठते हैं, कोई काम नहीं है हम लोग को। तो हमने उनसे पूछा कि आपको तनख्वाह मिलता है ना? बोला कि हाँ तनख्वाह बिल्कुल मिल रहा है, पिछले 8-9 महीने से मिल रहा है, लेकिन बिठा करके हमको कब तक देगा? तो आपके प्रश्न का ये जवाब है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग, जितना इनका रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। लेकिन सच्चाई ये भी है कि माइनिंग कंपनीज बहुत ज्यादा रोजगार नहीं दे सकती, क्योंकि लिमिटेड रहता है जो भी है। जो रोजगार जो है वो लिमिटेड है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो झारखंड सरकार का जो नियम है 75% लोकल झारखंडियों के रिजर्वेशन का, उससे हम लोग कहीं आगे हैं। लेकिन जरूरत है कि जो लैंड लूजर है
वहां पर जो सफरर है, जिसको वहां का धूल धुआं सफर मिल कर रहे रहा हैं है, अच्छे लोग। उसको नौकरी मिले, इसका हम लोग वकालत करते हैं। बिल्कुल सर। सर आपने खुद एनटीपीसी पर धरने पे बैठे थे, लेकिन वहाँ के कुछ लोग आज भी कहते हैं हमसे पूछा नहीं गया, मुआवजा अधूरा है। तो आखिरी सरकार और कंपनी के बीच कौन जनता आवाज़ उठाएगी? देखिए, धरना पर बैठना अगर कोई भी आदमी गलत करे, जिला प्रशासन गलत करता है उसके खिलाफ हम लोग धरने पे बैठते हैं। बिजली विभाग अगर गलत करता है उसके खिलाफ हम लोग धरने पर बैठते हैं। पुलिस विभाग अगर गलत करता है तो उस पर हम लोग धरने पर बैठते हैं। उसी प्रकार से अगर एनटीपीसी सीसीएल कोई गलती करे तो उस पर हम लोग धरने पर बैठते हैं। मुआवजा को लेकर सर आपका ये बिल्कुल गलत आरोप है कि मुआवजा आधा अधूरा मिलता है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि किसी किसी लोगों को मुआवजा नहीं मिलने में देर हो रहा है या कोई टेक्निकल रीजन से। जैसे मान लीजिए कोई जमीन है जो विवादित हो, जिसका टाइटल क्लियर नहीं हो कि मेरी जमीन है या आपकी जमीन है, तो ऐसे केसेस में एनटीपीसी जो है ये पैसा ट्राइब्यूनल में जमा करा देता है कि जो केस जीत करके जाएगा उसको ये पैसा मिलेगा। लेकिन हम दोनों लोग जब ओपन फोरम पर बात करते हैं तो हम भी बोलते हैं कि हमको मुआवजा नहीं मिला, आप भी बोलते हैं मुआवजा नहीं मिला। लेकिन टेक्निकली मुआवजा किसी एक व्यक्ति को मिलना है। हाँ। और वो व्यक्ति कौन होगा जब तक ये निर्णय नहीं हो तब तक इसका फैसला एनटीपीसी नहीं कर सकती। क्या सर मुआवजा? अब मैं आपको, जब ये आपने टॉपिक छेड़ा है, ये बहुत अच्छी टॉपिक है, लोगों को जानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब देखिए, 4 प्रकार के मुआवजे वहां पर है। एक जमीन का है कि जमीन जो है, जिसका जमीन है उसको निर्धारित रेट से पैसा मिलना है। दूसरा, उस जमीन पर जो एसेट है, मतलब मकान जो है उसका मिलना है। बिल्कुल। उसके भी कई कैटेगरीज हैं कि मकान अगर पक्का है, टाइल्स है, कच्चा है, खपड़ैल है, सबका अपना अपना श्रेणी है, उसका मुआवजा मिलना। उसके बाद उसमें कोई एसेट है, जैसे कुआं है, पेड़ है, तालाब है, उसका पैसा मिलना है। और चौथा, विस्थापन जो है, जो लोग वहां से छोड़ रहे हैं उनका पैसा मिलना है। ये 4 प्रकार का मुआवजा एनटीपीसी के द्वारा वहां दिया जाता है। जब ये चारों कंप्लीट हो जाता है तो 5वां मुआवजा जो है वो अननेशन का, जिसको लोग पेंशन बोलते हैं, वो फिर शुरुआत उसकी जब लैंड एक्विजिशन हो जाता है तो उसके बाद उसकी शुरुआत होती है। जमीन के मामले में अगर विवादित नहीं हो तो कई बहुत कम डिस्प्यूट है। अगर विवादित है तो पैसा जमा हो जाता है, फिर जिसका विवाद अगर खत्म होगा उसके बाद कोई लेता है। मकान के मामले में विवाद बहुत रहता है, इसलिए कि हम बोलते हैं कि मकान मेरा बड़ा है, छोटा जब नाप होता है तो छोटा निकलता है। हाँ। हम बोलते हैं कि मेरा मकान पक्का है, टाइल्स वाला है, सबसे ऊंचे श्रेणी में जाना चाहिए। उनका जो क्राइटेरिया होता है उससे मेरा दूसरे नंबर पर आ जाता है। ये विवाद हम चलता रहता है। जरूरत है एनटीपीसी को कि थोड़ा दया के भाव से देखे कि अगर भाई हम बड़े मुश्किल से मकान बनाते हैं, आप तोड़ रहे हैं, तो कम से कम दया के भाव से देखो ताकि हम दूसरा मकान बना सके। एसेट में कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुआं है और पेड़ है तो उसका गन्ना हो जाता है, उसके अनुरूप में पेमेंट मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद आपको इसको लेकर के है, कॉम्पनसेशन को लेकर के, जो विस्थापन का जो कॉम्पनसेशन है 10,85,000 रुपया मिलता है। अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट है। एक है कट ऑफ डेट का कॉन्सेप्ट कि जिस दिन माइंस चालू हुआ उस दिन को इन्होंने कट ऑफ बना दिया। अब इनका एनटीपीसी का नियम है कि जो कट ऑफ डेट के दिन जो 18 वर्ष या उससे ऊपर का है और वहीं पे रहता है उसी को हम ये मुआवजा देंगे। अगर 18 से नीचे है तो भी मुआवजा नहीं देंगे, और अगर कोई वहां पर नहीं रहता है, किसी का आधार कार्ड हजारीबाग का है या बरी का है या चतरा का है या रामगढ़ का है, उस गांव का नहीं है, वहां नहीं रहता है, तो उसको नहीं देंगे। अब सिचुएशन बड़ा अलग है कि कोई आदमी, मेरा बड़ा भाई 18-19 साल का है, हम 17.5 साल के, तो 19 साल वाले को मिल गया, 17.5 होने की वजह हमको नहीं मिला। ये जस्ट नहीं है, ये जस्टिफाइड तो नहीं हो, ये जस्ट नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, कैमरे पे बोल रहा हूँ कि जस्टिफाइड नहीं है, ये गलत नियम है। एनटीपीसी को इसमें सुधार करना चाहिए और हम लोग लगे भी हैं, बहुत जल्दी इसमें सुधार भी होगा। दूसरा, जैसे हम 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, तो 2 वहीं रहता है गांव में, एक हम आ गए हैं हजारीबाग मान लीजिए, तो जो 2 गांव में रहता है उसको तो पैसा मिल जा रहा है। हम हजारीबाग आ गए तो हमको पैसा नहीं मिल रहा है।
तो हमको दिक्कत हो रही है। चाहिए ये कि जो लोग भी वहाँ के रहने वाले हैं, अगर मेरा मल्टीपल हाउस भी है, मेरा घर वहाँ भी है, मेरा घर हजारीबाग में भी है, या मेरा घर फॉर दैट मैटर अगर बॉम्बे में भी है, तो हमको उस विस्थापन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मेरा रूट वहीं से है। हाँ। और आप देखते होंगे कि हर व्यक्ति अपने गांव की ओर खिंचा हुआ आता है। कोई अगर आप उनको देखते होंगे, मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री थे राम गुलाम जी, वो उनका कई एक पुश्त पहले बड़का गांव से नाता था, लेकिन आज वो अपने रूट्स को ढूंढते हुए पहुंच चुके आते हैं कि भाई हम अपना ढूंढे कि मेरा पूर्वज जो है कहाँ पे है। तो ये भी नियम गलत है, इसमें भी एनटीपीसी को सुधार करना चाहिए। और हम लोग लगे भी हैं, हम लोग वेरियस फोरम्स पर लगे हैं, बातचीत चल भी रही है, और जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये ब्लैंकेट कह देना कि लोगों को कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है, ये केस टू केस है, केस टू केस है। और हम लोगों के पास जो आता है, जितने भी लोग आते हैं, जितने भी मैटर्स आते हैं, उन सब का केस टू केस हम लोग निवारण भी करते हैं, कराते हैं, और दिक्कत ज़्यादा नहीं है। हाँ सर, आपने कॉम्पनसेशन कमेटी भी गठित की थी, जिसमें से 1200 से ज़्यादा लोग परिवार लोगों को 5 लाख तक का इंसेंटिव भी मिला था। देखिए, एनटीपीसी ने जो है एक कमेटी गठित की थी, जिसमें कि लोगों को कॉम्पनसेशन मिला। उस कमेटी ने सुना लोगों को अलग अलग वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, और जो न्यायोचित जो निर्णय था उसने किया। तो सर एक बच्चों का सपना होता है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पर वहाँ के माहौल के अनुसार से वो लोग बस जिंदा रहना चाहते हैं, क्योंकि कोयला से डस्ट पॉल्यूशन। इस बारे में क्या राय है आपका? देखिए, वर्ल्ड ओवर पूरे विश्व में, केवल भारत में ही नहीं, जो माइनिंग एरिया होगा उसके माहौल यही रहेंगे हमेशा के। जब तक माइनिंग चलेगा तब तक यही रहेगा। नहीं, उपाय नहीं है ऐसा बोलना मुश्किल है, लेकिन जो प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं, मतलब जैसे आज जब से हम लोग पैदा हुए तब से जो सीसीएल के क्षेत्र को हम लोगों ने देखा, यही दिखा। हम लोग जब पढ़ते हैं माइनिंग एरियाज के बारे में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, अन्य जगहों पर, तो वहाँ पर भी यही दिखता है। थोड़ा कहीं पर बेटर होगा, कहीं पे थोड़ा खराब होगा, लेकिन डस्ट फ्री माइनिंग एरिया नहीं हो सकता है के बारे में सुना नहीं। दिक्कत है उसको सुन। तो ये सपना, ये समस्या यहाँ पर भी है, लेकिन इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी है। आज जितने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, आज बड़का गांव प्रखंड के हमको लगता है कि 15 से 20 हजार लोगों को नौकरी आज के दिन में इस इंडस्ट्री में है। कुल मिला दिया जाए, आज 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एनटीपीसी के। पकरी बरवाडी चलता है, चट्टी बरियातू चलता है, और केरेडारी चलता है। तो ये तीनों मिला करके हमको लगता है कि 15 से 20 हजार नौकरी वहाँ पर है। तो इतने परिवारों को आर्थिक सपोर्ट मिल रहा है आज के दिन में, जो ये परिवार पहले केवल और केवल इस पर डिपेंडेंट थे, खेती पर, कृषि पे, एग्रीकल्चर पे। अब जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, वो लोग अलग अलग जगहों पर अपना शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ हजारीबाग आ रहे हैं, कुछ रांची जा रहे हैं, कुछ रामगढ़ जा रहे हैं, कुछ वहीं पर अगल बगल के गांव में अपना जमीन खरीद करके बस रहे, नया सेटलमेंट हो रहा है। मैं लोगों को एडवाइस इतना जरूर करना चाहूँगा कि जो माइनिंग एरिया है, या जो प्रस्तावित माइनिंग एरिया है, अगर आप वहाँ से हट रहे हैं तो थोड़ा दूर अपना घर बनाइए, थोड़ा दूर जाइए, ताकि ये जो माइनिंग से रिलेटेड जो पोल्यूशन है, ये आपके जीवन को इफेक्ट नहीं करे। जैसे माइनिंग तो बड़ा दुखदाई रहता है, जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती है सर, भी होती हैं। दुर्घटना में जान भी बहुत जाता है, बहुत गई भी है। और आपका जो है पोल्यूशन का भी, अच्छा चला हुआ माइंस में भी पोल्यूशन होता है। जो अच्छे से नहीं करते हैं उनका तो मत, तो खैर पूछिए ही मत। लेकिन सौभाग्य से इस इलाके में थोड़ा बेटर माइनिंग है सीसीएल के कंपैरिजन में। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर थोड़े परेशानी लोगों को कम है, लेकिन फिर भी जीरो हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जो डेवलपमेंट है, या जो कहिए कि आपके एरिया में माइंस, आपके एरिया में कोयला है, आपके एरिया में माइंस खुला, तो आपके पास जॉब का अपॉर्चुनिटी आया, तो साथ में पोल्यूशन भी आपके पास आया। बिल्कुल। आपके पास बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आए, तो साथ में धूल और धुआं दोनों आपके पास आया। तो ये प्रैक्टिकली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इसके साथ जीने का आपको जो है काम करना पड़ेगा। ठीक है सर। और कुछ हजारीबाग सदर हॉस्पिटल के बारे में पूछते हैं सर। सदर अस्पताल औपचारिकता निरीक्षण किया था, कहीं बिल्डिंग नहीं है, लेकिन व्यवस्था वही पुरानी जैसी है। देखिए, मैं थोड़ा पहले से आना चाहता हूँ।
ये जो अस्पताल है अभी, ये शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है आज के दिन में। आज से 3-4 साल पहले ये सदर अस्पताल हुआ करता था। ये अस्पताल आज झारखंड के लीडिंग हॉस्पिटल्स में है इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल, जो लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। उसमें ये लीडिंग है। इसमें 1000 से ज्यादा लोग प्रतिदिन आते हैं यहाँ पे अस्पताल में। लेकिन कहीं कहीं व्यवस्था कमजोर है। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, जब ये सदर अस्पताल था तो इसने बड़ी लंबी यात्रा तय की। बहुत सारी बिल्डिंग्स इसमें बनी, ट्रॉमा सेंटर बना, बहुत अपग्रेडेशन हुआ। कोरोना के समय में और इसका अपग्रेडेशन हुआ, इसमें जो है ऑक्सीजन के प्लांट्स लगे और ये सब हुआ। लेकिन जब से ये शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हुआ, उस समय से इसका पतन होना चालू हुआ। बिल्कुल सर। और आज के दिन में अधिकांश डॉक्टर जो है बाहर के हैं, वो नहीं आते हैं, नहीं रहते हैं, टाइमली पहुंचते भी नहीं रहते हैं, एकदम बिल्कुल नहीं रहते। अगर मान लो कोई आया भी तो अगर उसको रोज आना है तो वो हफ्ते में 3 दिन आएगा, फर्स्ट हाफ में आएगा। वर्तमान सरकार की जो व्यवस्था है उसने इसको और चौपट कर दिया। तो अगर आप क्या सर इसमें आपका क्या देखिए, हम लोग का एक लिमिटेड रोल रहता है। ठीक है सर। हम लोग चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसके क्षेत्र का अस्पताल, पुलिस लाइन, जो पुलिस का जो थाना है, ब्लॉक है, वो सब चीज ऑर्डर में रहे। लेकिन इन सभी चीजों को स्टेट गवर्नमेंट को चलाना रहता है। और स्टेट गवर्नमेंट को अगर विल पावर नहीं हो तो ये चीजें नहीं चल सकती हैं। अभी देखिए, एक उदाहरण के तौर पे हम लोग आपको बताएं, अभी थोड़े दिन पहले एक प्रसव को लेकर के बड़ा हंगामा मचा था। यहाँ पर एक प्रेग्नेंट वुमेन थी, वो एक महिला थी जो आई थी चलकुस्सा से, बरकट्ठा से। सुबह रात में ये लोग पहुंचते हैं, बहुत बार दरवाजा ठकठकाते हैं, कोई खोलता नहीं है। इनको एडवाइस किया जाता है कि आप प्राइवेट में करा लो, तो रांची चले जाओ, तो ये हो जाओ। कारण ये है कि डॉक्टर नहीं था। और सब हम लोगों ने रात में किसी एक सज्जन ने 59 लोगों को फोन किया, उसमें मैं भी था। ठीक है सर। कि वो हेल्प के लिए कोई मदद उस महिला को प्राप्त नहीं हो पाया। 4 बजे उसको फाइनली, वो यहाँ पर एक मिशन अस्पताल है, वहां गई और 6 बजे उसको डिलीवरी हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गया, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। सब कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। जब ये विषय हमने उठाया तो यहाँ के मंत्री का बयान आया कि जी हमारे डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, अच्छा, इसीलिए वो वहां पर रहते नहीं है। अब मैं आपको जरा सुरक्षा का बात बताऊं कि होमगार्ड के 20 जवान यहाँ पर तैनात है, बिल्कुल, पुलिस बल के 5 एक चार्ज का फोर्स वहां पर तैनात है, प्राइवेट सिक्योरिटी के रूप में 20 लोग वहां पर अपॉइंटेड है। मतलब इस अस्पताल के सुरक्षा में 45 लोग लगे हुए हैं। तो उसके बाद भी अगर वहां का मंत्री अगर ये कहता है कि हमारे डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो ये बड़ा शर्म की बात है। बिल्कुल सर। दूसरा कि डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षा देने का काम भी राज्य सरकार का। अगर 45 लोगों के बाद भी आप असुरक्षित हैं तो राज्य सरकार को जितना इनको फोर्स चाहिए उतना देना चाहिए। लेकिन अगर मरीज परेशान हो रहा हो, डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं हो, तो उसी मंत्री का काम था कि उस डॉक्टर को भी पनिश करे। बिल्कुल सर। जब ऐसे मंत्री अगर यहाँ होंगे जो कि अपने इंटरेस्ट में हर जगह राजनीति को शामिल करेंगे, तो पेशेंट हित को नेग्लेक्ट किया ही जाना रहेगा और कोई उपाय नहीं है। मंत्री को तो चाहिए था कि पेशेंट के हित में जो निर्णय था उसको करना चाहिए था। मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि डॉक्टर को जो है एकदम इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन उस समय और उस परिस्थिति में पेशेंट का हित ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल सर। और आप आगे सुनिए इसका, जिस व्यक्ति ने रात में 59 लोगों को जगाया था और इस मामले में उसने प्रयास किया था कि उस महिला को जो है कोई हेल्प मिल जाए, रात में पुलिस ने उसको अपने थाने में डिटेन किया कि तुम जो है बहुत ज्यादा फोन करते हो, तुम बहुत ज्यादा नेतागिरी करते हो, परेशान। शायद ये आरोप था। फिर हम लोगों को उसके न्याय के लिए लड़ना पड़ा। जब हम लोग लड़े तब जा करके फिर जो है मामला का पटाक्षेप हुआ। तो अगर सरकार जहां चीजों को आगे बढ़ाने के बदले तुष्टीकरण करेगी, राजनीति करेगी, भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगी, वैसे सरकार से कोई उम्मीद करने का काम नहीं हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि भाई आपने क्या किया। मैंने टाइम करके सुपरिटेंडेंट से मिलने का प्रयास किया। ठीक है। मैं टाइम पे गया, वहां पर सुपरिटेंडेंट नहीं थे।
पता चला कि वो भाग खड़े हुए हैं। हमने उसकी भी शिकायत जी सर लिखाई हाँ और मैं अभी कार्रवाई का इंतजार कर रहा हूं कि क्या कार्रवाई उस पर होती है। ठीक है सर। देखिए एम्स जो है ये भारत की सबसे बड़ी संस्था है, वो मेडिकल के लाइन में मांग उठाई थी, क्या सेंटर ने कोई रिटर्न जवाब दिया? हर राज्य चाहता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एम्स हो। हाँ और अभी भारत सरकार की जो नीति है उसमें हर राज्य में एक एम्स प्रस्तावित है। जी सर। एम्स झारखंड में ये एम्स जो है देवघर में खुला हुआ है, तो दूसरे का बनने का अभी कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन केंद्र की मदद से और रघुवर दास जी की सरकार के प्रयास से हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है, उसका अस्पताल भी बन रहा है। हम लोग आशा यही करेंगे कि जब ये अस्पताल की बिल्डिंग बन करके कंप्लीट हो जाएगी, आज केवल कॉलेज का बिल्डिंग बना हुआ और कॉलेज यहाँ चलता है, लेकिन जिस दिन अस्पताल की बिल्डिंग बन जाएगी और ये अस्पताल चालू हो जाएगा तो एक रेफरल हॉस्पिटल जो है कि मतलब अगर सदर अस्पताल हजारीबाग अगर वापस पुनः सदर अस्पताल बन जाता है तो सदर में जो लोग जाएंगे उनको रेफर किया जा सकेगा। जैसे आज लोग रिम्स जाते हैं उसी प्रकार से वो लोग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जा सकेंगे हायर इलाज के लिए। तो एम्स जो है चूंकि एक राज्य में एक ही अभी प्रस्तावित है और वो देवघर में ऑलरेडी है, इसलिए झारखंड में बनने का इसका सवाल अभी फिलहाल नहीं है। ऐसा जवाब जो है मौखिक जवाब आपको सरकार की तरफ से उसी समय में आया था। अच्छा, क्या डॉक्टरों और स्टाफ की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए कोई ठोस स्टेप लिया आपने? देखिए ये विषय पूर्णतः राज्य का है कि डॉक्टर्स का जो है टाइमिंग बढ़वाए, डॉक्टर्स की जो ड्यूटी आवर्स है उसको प्रिस्क्राइब करे और जो स्टाफ है उनका भी प्रॉपर ट्रेनिंग कराए, उनका इंटीग्रिटी को ठीक करे, ये उनकी जिम्मेवारी है। आज के दिन में डॉक्टर्स जो है ये करते क्या है, कोई सदर अस्पताल में गया तो तुरंत उसको बिना देखे भी कई एक बार रेफर कर दिया जाता है कि नहीं ये तो यहाँ नहीं होगा, या तो प्राइवेट में चले जाइए या रांची चले जाइए, जो कि सब लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। मैटर्स को राज्य सरकार को डिस्करेज करना चाहिए, ऐसे डॉक्टर्स पर कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक इन सब चीजों को नहीं करेंगे ठीक है सर, तब तक जो है चीजें गड़बड़ होती रहेंगी। अभी आरोप लगता है कि जो लोग आते हैं पोस्टिंग करवा करके वो पैसा दे करके पोस्टिंग करवा के आते हैं। अभी बड़ा आम चर्चा है कि हजारीबाग में कोई सिविल सर्जन आए हैं वो भी पैसा दे करके आए, पैसा ये आम चर्चा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आम चर्चा का विषय है। हमको उम्मीद है कि आपको भी पता ही होगा। हाँ जी सर, पता है। तो अगर सबको पता है कि जो अगर कोई पैसा दे के आएगा तो वो आगे क्या करेगा ये सबको पता है। अब हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे, बहुत सालों से संघर्ष जारी है और आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इतने अड़चनों के बाद भी अभी भी इस अस्पताल पर लोगों का आस्था है। लोग 1000 से ज्यादा पेशेंट प्रतिदिन इस अस्पताल में आज भी आ रहे हैं, इनका इलाज हो रहा है। कुछ अव्यवस्था भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन इन सब के साथ भी अस्पताल काम कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन सदर हॉस्पिटल में अभी भी दवा का शॉर्टेज मिलता है। देखिए वर्तमान सरकार जो राज्य की सरकार है इसमें फंड एलोकेशन आज बहुत सालों से, बहुत महीनों से लोगों को मैया सम्मान का पैसा नहीं मिला है। हाँ। जो पेंशन्स है, वृद्धा पेंशन और ये सब जो है वो नहीं मिला है। हमारे पास रोड के ठेकेदार आते हैं कि जी हमने काम कर दिया, लेकिन पैसा नहीं रहने की वजह से डिपार्टमेंट पैसा नहीं दे रही है। पीएचडी का ठेकेदार कहता है कि जी हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार के पास रेवेन्यू के सोर्सेज इतने कम है, हाँ। इसने अपने रेवेन्यू के सोर्सेज को बढ़ाया नहीं, इसने कलेक्शन पर ध्यान नहीं दिया। तो आज रिजल्ट ये है कि वित्तीय संकट से ये सरकार घिरी हुई है, जिसके चलते ये आगे कोई भी काम करने में अक्षम है। उसका एक प्रभाव दवा की खरीद पर भी दिखता है। बिल्कुल सर। सर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ सवाल करते हैं। NH-33 का हाल बेहाल है, धनुआ घाटी हो या बरकट्ठा का रोड, हादसे लगातार हो रहे हैं सर। क्या कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्ट हुआ है? देखिए आपका ये जो NH-33 पर जो कमेंट है हमको नहीं लगता कि ये सही है। NH-33 जो है ये पटना से जो रांची और आगे बैरागोड़ा तक जो जा रहा है, ये तो हमको नहीं लगता कि कहीं पे खराब है।
कभी हम कभी तो एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। इस पैच में एक्सीडेंट का एक ब्लैक स्पॉट था रामगढ़ की घाटी में, जो चुट्टू पालू घाटी है वहाँ पर, लेकिन उसमें कई एक मेजर्स लिए गए, उसमें जो उसका चौड़ीकरण किया गया, वहाँ कैमरा लगाया गया, वहाँ लाइट्स लगाए गए, वहाँ इंडिकेशन लगाया गया, वहाँ पर रबल स्ट्रिप लगाया गया। इसको लेकर के पिछले 4-5 महीनों से दुर्घटनाओं की संख्या बहुत कम हुई है जी। चरही घाटी भी उसमें का एक एग्जाम्पल था, वो भी NH 33 पर ही है। उसमें भी जो है चरही घाटी में एक यूपी मोड़ हुआ करता है, आप देखिएगा बहुत घुमावदार मोड़ है और ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए। उस पर भी अभी हम लोगों ने जब चिन्हित करवाया तो वहाँ पर भी सड़क का चौड़ीकरण, जहाँ पर एक्सीडेंट होता था वहाँ पर भी रबल स्ट्रिप लगाया गया, वहाँ पर भी मार्कर्स लगाए गए, और अभी वहाँ पर लाइट लगने का जो है वो सैंक्शन में गया हुआ है। लाइट अगर लग जाएगा तो वहाँ पर भी दुर्घटनाओं की संख्या कम हो जाएगी। आपने बरकट्ठा और जो ये जो तनुआ बनुआ घाटी है, बरकट्ठा से लेकर के आपको गया के बॉर्डर तक, चौदाहा के बॉर्डर तक जो सड़क है, उसमें एक पैच है दनुआ में जो कि फिर से ब्लैक स्पॉट है। उसमें क्या है मामला कि वो बहुत लंबे समय तक चढ़ाई है, बहुत लंबे समय तक चढ़ाई है, और वहाँ अभी भी जो है दुर्घटनाएं हो रही हैं। उसका भी शॉर्ट टर्म मेजर लिया गया है और लॉन्ग टर्म मेजर उसमें प्लान्ड है कि थोड़ा दूर तक हम लोग एलिवेटेड रोड उसमें बनाएं ताकि ये जो दुर्घटना है परमानेंटली सॉल्व हो सके। लेकिन ये जो रोड है GT रोड NH2 जो है आपको चौपारण से लेकर के गोरहर तक, इसका काम बहुत स्लो है और ये चिंताजनक भी है। बहुत सालों से ये बन रहा है लेकिन अभी तक बन नहीं पाया है। मैं आपको स्मरण दिलाऊं कि मैं चेयरमैन NHAI, जो मेंबर सेक्रेटरी हैं NHAI के, जो रोड सड़क परिवहन के जो मंत्री हैं, और पार्लियामेंट के क्वेश्चन के माध्यम से इस विषय को हमने उठाया है। थोड़ा काम में तेजी आया है लेकिन अभी भी इस पे बहुत काम बाकी है। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अप टू द मार्क नहीं है और डिपार्टमेंट भी संघर्ष कर रहा है कि इसको पूरा किया जा सके, लेकिन अभी थोड़ा प्रगति धीमे है, लेकिन हम लोग लगे हैं कि इसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी पूरा करा सके। ठीक है सर। आपकी पहली बार 3 गाँव में 500 सोलर रूफटॉप्स लगाए गए थे, जिसमें से बिजली पर बोझ 20% घटा था। क्या ये प्रोजेक्ट CSR से था या गवर्नमेंट स्कीम था? देखिए, बिजली और सोलर को लेकर के आज भी झारखंड में पावर कट्स हैं और हजारीबाग में भी 5-7 घंटा का पावर कट आज भी है, जबकि पूरे देश में पावर सरप्लस है। यहाँ अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बात है कि राज्य सरकार DVC को जहाँ से वो बिजली खरीदती है उसको पैसा नहीं देती है, जिसके चलते जो है रेगुलेशन का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। एक एग्रीमेंट है राज्य सरकार और बिजली बोर्ड के बीच में, मतलब आपके DVC के बीच में, कि अगर आप इतना पैसा बाकी है तो हम इतने घंटे के लिए काटेंगे, इतना पैसा बाकी है तो इतने घंटे के लिए काटेंगे। और पिछले 5-7 सालों में आपने देखा होगा कई एक बार इसको लेकर के संघर्ष होता रहा। तो राज्य सरकार चाहे तो अगर पेमेंट अपडेट रखे तो इसका जो है समस्या काफी कम हो जाएगा। बिजली कटौती जो है 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं रहेगी। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि जरा भी हवा आया और तार टूट जाता है, तार गिर जाता है, पेड़ गिर जाता है तार पर, तो मेंटेनेंस का भी बहुत बड़ा इशू है। और राज्य सरकार को चाहिए कि एक बार थॉरली जो है चीज़ों को बनाए, टाउन में अंडरग्राउंड बिजली कराए ताकि टाउन का जो बिजली है वो कम से कम परमानेंटली रहे। अंडरग्राउंड हो जाएगा तो उसको आंधी तूफान बिजली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने सोलर की बात की, तो आज के दिन में सोलर एक बहुत बढ़िया विकल्प के रूप में सामने आया है। बहुत सारे लोग सोलर लगा भी रहे हैं, कुछ सरकारी मदद सब में मिल रहा है। यहाँ पर भी सोलर लगा है, लेकिन पूरे देश की अगर तुलना हम लोग करें तो हम लोग बहुत पीछे हैं सर। सोलर में भारत सरकार की एक योजना है कुसुम, PM कुसुम योजना। PM कुसुम योजना, इसके 3 सेगमेंट है, कुसुम A, B, C। एक में पंप मिलता है, सोलर पंप। दूसरे में जो किसान का खेत है, आर है,
उसमें जो है उसमें आप बिजली उत्पादन करके बेच सकते हैं। तीसरा जो है बड़े पैचेज में, अगर आपका टाड़ है आप पूरे टाड़ में बिजली लगा दीजिए और आप उसको जो है सरकार को दे सकते हैं। ये तीनों योजना है। लेकिन कुसुम के क्रियान्वयन में मैं ये बात आपके माइक पर बोल रहा हूँ, पूरे जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ कि केंद्र की किसी भी योजना को राज्य सरकार की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं वो अच्छे से नहीं कर पा रही हैं, जिसका नतीजा जो है कि राज्य के लोगों को भोगना पड़ रहा है। आज आप पीएचईडी में देखिए, हर घर नल से जल एक योजना है। ये भारत सरकार के फंडिंग से चल रहा है। भारत सरकार की ये एम्बिशियस योजना है, मोदी जी की योजना है। झारखंड नीचे से तीसरे पायदान पर है, तो हम लोग लास्ट 3 में से आते हैं। लास्ट 3 में और जितना भी काम हम लोगों ने झारखंड ने अभी तक किया है उसमें केवल पाइप पहुंचा है, पानी नहीं। अगर ये लोग 50% घर तक पाइप पहुंचाए होंगे तो पानी 10% से ज्यादा घरों में नहीं पहुंचा। वो बोलते हैं ना सर, झारखंड को कोई जानता नहीं है। ऐसा तो झारखंड का जो वर्क कल्चर है इसमें राज्य सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, ये सब का अधिकार है। इस पे एक एक व्यक्ति को जो है इसको इसका हिस्सा मिलना चाहिए। उसी प्रकार से स्वच्छ जल पर सबका अधिकार है। भारत सरकार पैसा दे रही है, राज्य सरकार को चाहिए कि अपना भी अगर कुछ लगे तो लगाए, लेकिन अच्छे से इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन हो। सर, वुमेन सेफ्टी का रिलेटेड कुछ सवाल हैं। महिला सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू किया था आपने, और उसका प्रभाव क्या है अभी?